आजकल आप मेट्रो में, बस में या फ्लाइट में कहीं भी देखें, हर जगह हर आदमी मोबाइल पे लगा हुआ है और कुछ ना कुछ देख रहा है। ऑलमोस्ट देखेंगे 80 टू 90% लोग कुछ ना कुछ मोबाइल पे कर रहे हैं। एक डाटा कहता है कि ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे हम रोज मोबाइल पे स्पेंड करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया देखने के लिए। और मजेदार बात क्या है कि उस पूरे टाइम में आई थिंक 20-30% एक्चुअली में हम रियल काम के लिए मोबाइल को यूज करते हैं, या कुछ भी हम सुन रहे हैं, कोई पॉडकास्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। बाकी जितना भी टाइम है वो एक्चुअली सब मसाला है जो हम अपने को बस खुश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए या किसी किक के लिए यूज कर रहे होते हैं। और ये सारा का सारा वेस्ट है। और ये वेस्ट कहाँ पे जा रहा है? ये हमारा कहीं नींद को इम्पैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारे फैमिली टाइम को इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे मी टाइम को इम्पैक्ट कर रहा है, मे बी जो मुझे कुछ और ज़रूरी काम करना था लाइफ में उसको इम्पैक्ट कर रहा है। और ये सारे वेस्टेज सिर्फ एक कारण से हो रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सामने 3M के बारे में, मुडा, मुरा एंड मुरी। और इन तीनों एम में मैं बात करने वाला हूँ, जो पहला एम है मुडा, जिसका मतलब होता है वेस्ट। इसका जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने ब्रॉडली आपसे बात की थी ये तीनों एम के बारे में, कि ये बेसिक होते क्या है, इनका मीनिंग क्या है और इससे एक्सपेक्टेशन क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पेसिफिकली मैं सिर्फ मुडा के बारे में बात करूंगा कि ये मुडा क्या है, ये 8 तरह के वेस्ट किस तरह के होते हैं, और एक एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एक सिंपल सा वेस्ट किस तरीके से जो 8 वेस्ट है उनको इंपैक्ट करता है, एंड देन क्या हम उससे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मुडा होता क्या है। जब मुडा की बात करते हैं तो प्राइमरीली हम बात कर रहे हैं वेस्ट के बारे में, एक ऐसे वेस्ट के बारे में जिसका कोई भी फायदा नहीं है। ये वेटिंग भी हो सकता है, ये कोई रिजेक्शन हो सकता है, ये कोई इन्वेंट्री का पाइलअप हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अगर मैं 8 वेस्ट के बारे में बात करूं तो ये एक्रोनियम है जिसको बोलते हैं डाउन टाइम, DOWNTIME। तो इसमें जो 8 वर्ड हैं उससे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो पहला डी है वो बात करता है डिफेक्ट के बारे में, जो दूसरा है वो बात करता है ओवर टाइम या ओवर प्रोडक्शन, W इज वेटिंग, उसके बाद नॉन यूटिलाइज टैलेंट, कि हम टैलेंट को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन ट्रांसपोर्टेशन का अननेसेसरी मूवमेंट, देन एक्सेस इन्वेंट्री, देन जो मोशन है, जो मूवमेंट है वर्कर की वो एडिशनल हो रही है, और जो सबसे आखिरी ई है वो है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी हमें एक्चुअली में कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी हम उसे किए जा रहे हैं। अब एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से ये जो मुडा है हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो एज्यूम करते हैं कि एक मिग वेल्डिंग की लाइन है जहां पे 5 अलग अलग स्टेशन है, पांचों स्टेशन में वेल्डिंग होती है, पहले स्टेशन से दूसरे पे, फिर तीसरे या चौथे पे मेटल जाता है। और एक डाटा कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 5 से 20% तक की रिजेक्शन है जो आज के टाइम में आ रही है उस लाइन के अंदर। अब ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है, और अगर मान के चलिए कि अगर हम पहली मिग वेल्डिंग पे हैं और वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरीके से जो ये 8 वेस्टेज हैं इसके बारे में आपको बात की, जिसको मैंने एक्रोनियम दिया था डाउन टाइम, किस तरीके से इंपैक्ट करता है। तो जो सबसे पहला है डी, डाउन टाइम, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो 5 से 20% तक की रिजेक्शन हो रही है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से उसका इंपैक्ट आ रहा है और उसका कारण क्या हो सकता है। मे बी जॉब सेटअप ठीक से नहीं किया था, मे बी जो ऑपरेटर था वो ट्रेन नहीं था, या हो सकता है कि जो मशीन थी उसको हमने ठीक ढंग से ट्यूटर नहीं किया था, जो रोबोट वेल्डिंग थी, जिस कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। और ऐसा भी हो सकता है इसके अलावा कि जो ऑपरेटर था वो ट्रेन नहीं था, जिस कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। अब एक बार जब ये डाउन टाइम हो गया तो दूसरे की बात करते हैं। जो दूसरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ओवर प्रोडक्शन। अब ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हमें पूरे दिन में 1000 पीस बनाने और हमें पता है कि 15 से 20% तक की रिजेक्शन होती है, तो सर्टेनली हम थोड़ी सी ओवर प्रोडक्शन तो करेंगे। ओवर प्रोडक्शन कितनी होगी? 20% ओवर प्रोडक्शन होगी। अब जब वो 20% हमने ओवर प्रोडक्शन कर ली तो उसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि हम इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि चूंकि हम आखिर में कस्टमर को 100% कंप्लायंस करना चाहते हैं डिलीवरी का, तो हम 20% एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये भी एक वेस्ट है। अब तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा है वो बात करता है वेटिंग के बारे में। अब ये जो वेटिंग है ये प्राइमरीली किस कारण से हो रही है? जब मटेरियल रिजेक्ट हुआ पहले स्टेशन में और उस कारण से अब कहीं रिवर्क, रिपेयर, सेग्रीगेशन शुरू हो गया, तो जो अगला स्टेशन था अब वो वेट कर रहा है इस बात का कि उसके पास मटेरियल कब आएगा और कब वो वेल्डिंग करेगा।
अब मज़ेदार बात यह है कि ये जो वेटिंग टाइम है ये एक वेस्ट है जिसका कस्टमर कुछ भी पे नहीं कर रहा, और अगले प्रोसेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगला प्रोसेस बिल्कुल ठीक था, बट चूंकि पहले प्रोसेस में प्रॉब्लम थी इसलिए अगले प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई और उस कारण से सभी इंपैक्ट हो गए। अब जो अगला है वो है एन, यानी कि नॉन यूटिलाइज टैलेंट के बारे में। अब आप देखिए, जब रिवर्क है, रिपेयर है या सेग्रीगेशन हो रहा है तो कौन कर रहा है? कई बार ऐसा होता है कि वो जो स्किल्ड मैन पावर जो आपने मशीन पे लगाई थी वही इस काम को कर रहा है। तो इन वे देखा जाए एक लो एंड काम था, लेकिन एक स्किल्ड ऑपरेटर उस काम को कर रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि एक बहुत 5 स्टार होटल में एक शेफ है और उसको आप एक बहुत ही एक लो एंड काम करने को कह रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर भी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो एक और वेस्ट है वो है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन। जब वेस्टेजेस हो रही हैं, क्योंकि जब मटेरियल आपका रिवर के लिए जा रहा है तो क्या होगा कि एक आपने अलग से शायद रिवर स्टेशन बना रखा है, यहाँ से मटेरियल उठ के गया, मटेरियल वहाँ पहुँच गया, वहाँ पर उसको कुछ रिपेयर या रिवर किया गया, जब उसको किया उसके बाद फिर वो री इंस्पेक्शन में गया, री इंस्पेक्शन का वापस वो इस लाइन पे आया, यानी कि ये एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये भी एक वेस्ट है। जो एक और वेस्ट इस कारण से हो सकता है वो है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री। अब मजेदार बात यह है कि जिस समय ये रिजेक्शन हो रही है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो भी एडिशनल आना चाहिए, जो बीओपी है वो भी ज़्यादा आना चाहिए, इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी हमारी बढ़ गई, जो फिनिश गुड था वो भी हमारा बढ़ गया, यानी कि ओवरऑल इन्वेंट्री बढ़ गई। ये भी एक वेस्ट है जिसके लिए कस्टमर में पे नहीं कर रहा। देन एक और वेस्ट है वो है विद रिस्पेक्ट टू मोशन। जिस समय ये सब रिजेक्शन हो रही थी तो उस कारण से जो ऑपरेटर है वो मूव कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, मे बी वो सुपरवाइजर के पास जा रहा है परमिशन लेने के लिए कि क्या उसको रिवर्क करे ना करे, किस तरीके से इस मेटेरियल को हैंडल करना है, और उस कारण से जो एडिशनल मूवमेंट हो रही है इसकी भी एक कीमत है जो एक वेस्ट है। एंड देन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है ये प्राइमरली विद रिस्पेक्ट टू रिवर्क, रिपेयर, रीग्राइंडिंग है। नाउ ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग है कस्टमर इसके पैसे भी नहीं देता, लेकिन ये करना ज़रूरी है क्योंकि रिजेक्शन है और हम सारा मटेरियल तो रिजेक्ट या स्क्रैप नहीं कर सकते। सो देखा जाए एक बार अगर हमारी रिजेक्शन होती है तो उस कारण से ये 8 तरह के वेस्टेजेस होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते और हमें किसी ना किसी तरह करके इनके साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अब एक अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है कि ये जो 8 वेस्टेजेस आ रहे हैं क्या ये सिर्फ 8 वेस्टेजेस हैं या इसके अंदर कुछ और भी है? तो क्या क्या चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं इसको अंडरस्टैंड कीजिए। सिर्फ इन वेस्टेजेस के कारण जो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट है बढ़ गई, जो मैन पावर कॉस्ट है उसमें भी इंक्रीज आ गया, जो स्टोरेज का स्पेस है उसको हमें बढ़ाना पड़ा क्योंकि हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई थी, हमारा जो प्रीमियम फ्रेट था जो सप्लायर से भी हो सकता है और जो कस्टमर से भी हो सकता है, दोनों तरफ से प्रीमियम फ्रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं क्या क्या कम हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एम्प्लॉय है उसके मोराल में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हमेशा ऐसा फील होगा कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ और क्या हो रहा है। जो ऑन टाइम डिलीवरी है वो भी इम्पैक्ट होगी क्योंकि हमें कभी भी श्योर नहीं है कि हम 100% ठीक क्वालिटी बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। एंड देन सर्टेनली जो क्वालिटी की रेपुटेशन है वो तो इम्पैक्ट होगी ही होगी। और जो सबसे मज़ेदार बात है, इन सब को करने के लिए जो भी हम वेस्टेज कर रहे हैं कस्टमर कुछ भी पे नहीं करता। अब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जिसको COPQ बोलते हैं, जनरली उसके अंदर हम कुछ मोटे मोटे पैरामीटर्स ले लेते हैं, बट ये जो 8 वेस्टेज है जिसको मूढ़ा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, कितनी बार ऐसा हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सब वेस्टेजेस और इसके रिलेशन में जो लॉसेज है उसको कंसिडर करते हैं एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। इन जनरल इंडस्ट्री में कुछ मेजर चीज़ों को लेने का ही कॉन्सेप्ट है, मेजोरिटी चीज़ें रह जाती हैं। देन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें आता है कि अगर आप इसमें समझें कि ओवरऑल रूट कॉज क्या था, तो जब हमने शुरू में बात की थी वही बात निकल के आती है कि 3 ही बातें थी जिस कारण से सारी प्रॉब्लम आ गई। एक, जॉब सेटअप ठीक नहीं था। दूसरा, जो ऑपरेटर था वो कॉम्पिटेंट नहीं था जिस कारण से ये इशू हुआ। और जो तीसरा इशू था वो इस बात का था कि जो स्टैंडर्ड थे, जो पैरामीटर्स वो ठीक से डिफाइन नहीं हुए थे। और इन 3 चीज़ों के कारण से जो 8 वेस्टेजेस थे वो वेस्टेजेस हुए जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था।
अगर मैं समरी करूं, प्रिमरली मैंने बात क्या की, मैंने आपसे बात की मुडा के बारे में, जो वेस्ट है, जो 8 तरह के वेस्ट है जिसका एक्रोनियम है डाउन टाइम, उसके बारे में आपसे बात की। देन एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू वेल्डिंग, और किस तरीके से अगर एक सिंपल रिजेक्शन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ पैरामीटर्स के कारण, किस तरीके से ओवरऑल सब इम्पैक्ट होता है। और मज़ेदार बात यह है कि कस्टमर उसको पे नहीं करता और ऑर्गेनाइजेशन में भी कहीं कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आता। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो दूसरे एम के बारे में रहेगा। यहाँ पे मुरा किस तरीके से जो अनइवन प्रोडक्शन होती है, जो वेरिएशन होता है, उसका किस तरह से इम्पैक्ट आता है। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। प्लीज उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहां और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूजफुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं। रिसेंटली एक बुक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में मैंने रिलीज की है। अगर आप उस बुक के बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको और जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आप उस बुक को जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।